नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। पंजाब और गोवा विधानसभा के उम्मीदवारों की किस्मत ताले में बंद हो गई है। शाम 4 बजे तक 66% मतदान हुआ, जबकि गोवा में करीब 83% वोट पड़े। पंजाब में 117 सीटों के लिए 1145 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अमृतसर में कांग्रेस उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू पत्नी नवजोत कौर के साथ वोट डालते नजर आए, तो वहीं पटियाला में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वोट डाला। तो वहीं लंबी में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने वोट डाला। सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एचएस फुल्का ने अपनी पत्नी मनिंदर कौर के साथ लुधियाना के हल्का दाखा में वोट डाला। जालंधर में पंजाबी गायक हंसराज हंस ने मतदान किया, तो उधर गोवा में भी बम्पर वोट पड़े हैं। गोवा की सभी 40 सीटों पर ईटीपीबीएस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक की सहायता से अपने राज्य से दूर नौकरी कर रहे मतदाता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र डाउनलोड कर वोट दे पाए। अब दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी। दोनों राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसको मिलेगी सरकार, देखिए हमारा खास प्रोग्राम गोवा पंजाब में किसको ताज। आज गोवा और पंजाब विधानसभा के लिए वोट पड़े हैं। पार्टियों के धुआंधार प्रचार अभियान के बाद गोवा और पंजाब की स्थिति साफ हो गई। पंजाब और गोवा में किसकी सरकार बनेगी, यह फैसला मतपेटियों में बंद हो चुका है और गोवा में 250 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में पहली चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारा है। गोवा की राजनीति में वापस लौट आने की अटकलों को कायम रखते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने आज खुद को पार्टी का आदमी बताया, जो पार्टी नेताओं के निर्देश के अनुरूप काम करता है। मतदान के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वो पार्टी के आदमी हैं और पार्टी नेताओं के निर्णय के अनुसार ही काम करेंगे। I have not commented anything. I am a party man. What let party decide, then I will. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि दिल्ली में गोवा के व्यंजनों की कमी महसूस होती है। पारिकर ने कहा कि प्रारंभिक सूचनाएं ये संकेत दे रही हैं कि मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन के जैसा काफी हैवी वोटिंग होने वाला है। 85% तक होने वाला है। बीजेपी ने हर एक वोटर को 3-3, 4-4 बार कांटेक्ट किया है। पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक। बहुत लोगों में जोश है वोट करने का, और वो भी एक अच्छी सरकार को उसका सर्टिफिकेट देने के लिए लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे और लोग हमें कम से कम 2/3 देंगे। गोवा की लड़ाई। गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के 251 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। 40 सीटों वाली गोवा में वोटिंग के लिए 1642 केंद्र बनाए गए। कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 11,10,000 है, जिनमें से 5,46,000 पुरुष और 5,64,000 महिला मतदाता हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए दिग्गजों में भिड़ंत। गोवा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ चुनाव में निवर्तमान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सहित कुल 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों का चुनावी भाग्य तय होगा। रवि नाइक, दिगंबर कामत, प्रताप सिंह राणे और लुइजिनो फलेरियो कांग्रेस के टिकट पर, जबकि चर्चिल अलेमाओ एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि गोवा में आरएसएस के बागी नेता का सामना कर रही बीजेपी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया है। साथ ही लगातार संकेत दे रही है कि मौजूदा रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर वापस अपनी पुरानी जगह पर लौट सकते हैं। शायद ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पारिकर की तटवर्ती राज्य में लोकप्रियता को भुनाने का तरीका था। गोवा के चुनावी समर में इन पार्टियों का संग्राम। गोवा में बीजेपी ने 36 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। जबकि कांग्रेस ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और 2 सीटों पर समर्थन दे रही है। आपने सभी 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक का नामांकन रद्द हो जाने से अब वह 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रदेश में कभी बीजेपी की सहयोगी रही
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने आरएसएस के बागी नेता सुभाष वेलिंगकर के गोवा सुरक्षा मंच और शिवसेना के साथ गठबंधन किया है। चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच, शिवसेना के बीच बना गठबंधन 40 में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। नतीजे भी दिलचस्प होंगे और मुमकिन है कि चुनाव के बाद जोड़ तोड़ भी हो। श्वेता कुमारी, एपीएन। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई। 11 मार्च को वोटों की गिनती होगी और पिछले दिनों वो पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर भी देख चुके हैं, लेकिन उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। ये तस्वीरें 15 नवंबर की है। देखिए किस तरह गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाथ जोड़े प्रधानमंत्री मोदी से मिन्नत कर रहे हैं। मौका था पणजी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समेत कई विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास का। आप देखिए, गोवा में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, मुख्यमंत्री ने उन्हें नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़ा और स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। तकरीबन 24 सेकंड के इस वीडियो में पार्सेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने के बाद भी पार्सेकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर उनकी अनदेखी की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीने के लिए पानी मांगा तो पार्सेकर ने खुद हाथ बढ़ाकर उन्हें पानी दिया। इसके बाद पीएम ने ग्लास से पानी पिया और पार्सेकर हाथ जोड़े उनके पास वाली कुर्सी पर बैठे नजर आए। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। दरअसल कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के कामकाज से नाराज हैं और इसीलिए जब बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो पार्सेकर का नाम तो था, लेकिन उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के नतीजे के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा लौट सकते हैं। शाह का साफ इशारा था कि गोवा में विधानसभा चुनाव में जीतने पर पर्रिकर को प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। वहां नरेंद्र भाई को उनकी जरूरत है। हम चुनाव के बाद तय करेंगे, पर्रिकर कहां काम करे वो चुनाव के बाद तय करेंगे। मगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, पर्रिकर जी कहां पर भी हो, इनका जो लगाव है गोवा के लिए, गोवा की सरकार पर्रिकर जी के नेतृत्व में ही चलने वाली है, वो समझकर गोवावासी निश्चिंत रहे। ऐसे में पार्सेकर के लिए दोहरी चुनौती है और उन्हें बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाना होगा, तो साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी अपनी दावेदारी मजबूत करनी होगी। वैसे कार्यकाल के लिहाज से देखें तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर का मुख्यमंत्री का कार्यकाल करीब 1.5 साल का ही है, लेकिन गोवा में बीजेपी की 5 साल की सरकार है। ऐसे में पार्सेकर को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से भी निपटना होगा, खासकर उन चुनावी वादों से जो बीजेपी ने कभी जनता से किए थे। लक्ष्मीकांत पार्सेकर का दावा है कि बीजेपी ज्यादातर चुनावी वादे पूरे कर चुकी है। इसका फायदा पार्टी को इस बार भी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुझे लगता है एट नो पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग लास्ट 55 इयर्स जो बीजेपी ने पिछले 5 साल में गोवा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं, रास्ते हो, ब्रिजेस हो, अस्पताल हो, गार्डन्स हो, पार्क हो, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हो, पंचायत हाउसेस हो, जो बीजेपी ने पिछले 5 साल में बनाए हैं उतना कभी भी किसी भी टेनर में हुए नहीं थे। वैसे पार्सेकर बेहद साफ गोई से ये भी बताते हैं कि मनोहर पर्रिकर और श्रीपद जी धरातल से जुड़े नेता हैं और उनसे वरिष्ठ भी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पर्यावरण सहित कुछ वादे जनता से किए थे और इसी कड़ी में अवैध खनन पर रोक लगी, लेकिन कुछ फैसले अभी भी अटके हुए हैं। दूसरा सबसे अहम मुद्दा है कैथोलिक चर्च और बीजेपी के साथ रिश्तों का। 5 साल पहले मनोहर पर्रिकर ने भ्रष्टाचार और पर्यावरण का मसला उठाकर कांग्रेस को मजबूती से घेरा था। इस वजह से चर्च का भी बीजेपी को साथ मिला था। जब उन अधूरे चुनावी वादे और विपक्ष के कैंपेन यू टर्न गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया तो पार्सेकर ने दावा किया कि अधिकतर चुनावी वादे पूरे कर लिए गए हैं। 1-2 चीजें ऐसी हैं जो हम पूरा नहीं कर पाए। अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पार्सेकर बेहद उत्साहित नजर आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कवर, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस कवर को लेकर जिसका जो चुनावी घोषणा पत्र में जिक्र भी नहीं था। इसमें हर परिवार को 4 लाख रुपए का बीमा कवर है। बीमा की राशि सरकार अदा करती है। बाद में इस स्कीम को भारतीय जनसंघ के दिग्गज नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया।
हालांकि सियासी धरातल पर बीजेपी की इस हेल्थ स्कीम का कोई खास फायदा नजर नहीं दिखता। यहाँ तक कि पारसेकर की विधानसभा सीट मैंड्रम में भी इस पर कोई बात नहीं करते मिला। ये कुछ हालिया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज में बेहद चर्चित ओबामा हेल्थ केयर जैसा है। चुनावी लड़ाई। वैसे लक्ष्मीकांत पारसेकर के लिए इस बार चुनावी लड़ाई बेहद अहम है। यही वजह है कि वो अपनी ही विधानसभा क्षेत्र मैंड्रम में अच्छा खासा वक्त गुजारते रहे। इस बार आम लोगों में चुनाव को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखा। किसी भी दल के चुनाव प्रचार में वो जोश नहीं दिख रहा। सिर्फ आम आदमी पार्टी के जुलूस में ठीक ठाक प्रचार देखने को मिला, जिनमें कुछ गाड़ियों पर आपके कार्यकर्ता हुंकार भर रहे थे। सियासी सफर। सियासी सफर के बारे में बात करें तो लक्ष्मीकांत पारसेकर की 1980 में जमानत भी जब्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार चुनाव जीतते गए। इनमें 3 बार लगातार मैंड्रम विधानसभा सीट से जीत भी शामिल है। मैंड्रम में पारसेकर की सबसे बड़ी उपलब्धि सियोले, मोरजिम और अराम्बोल को पुल से जोड़ना है। इससे यहाँ पर्यटन को नई उड़ान मिली। ऐसे में लक्ष्मीकांत पारसेकर के सामने गोवा में बीजेपी की जीत के अलावा खुद को चौथी बार मैंड्रम में फतह करना भी है। वैसे इस बार सियासी मुश्किलें कुछ ज्यादा है। कांग्रेस पारसेकर को घेरने के लिए पूरी कोशिश में है। महाराष्ट्रवादी गौमंतक पार्टी और आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। इसका फैसला 11 मार्च को ही हो जाएगा, जब वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में आज 4 बजे तक 66% मतदाताओं ने वोट डाले। राज्य में कुल 1.98 करोड़ मतदाताओं ने 1145 उम्मीदवारों में से विधानसभा के 117 सदस्यों का चुनाव किया। पंजाब में ऐसा लग रहा है कि चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने पुरानी पार्टियों अकाली दल, बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं की आपके खिलाफ आक्रामक बयानबाजी इस बात की तस्दीक करती है कि आपसे उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। ज्यादातर सीटों पर नजदीकी मुकाबला होता दिख रहा है। ये तूफान आएगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पंजाब की अमन शांति को भंग करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो हमारे भाईचारिक सांझ को और तरक्की को रोकने का उन्होंने पूरा प्रयास पिछले 2 सालों से किया। बेबुनियाद इल्जाम लगा के, पंजाब के लोगों को भड़का के और फिर झूठे लारे रप्पे लगा के आज बाहर के लोग आप लंबी में बैठे हैं। विरोधी दल की छवि को बिगाड़ने के लिए समर्थकों ने स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का सहारा लिया। चुनाव प्रचार के दौरान सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गलत खबरों और गर्मागर्म बहस की बाढ़ आई हुई है। प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ दलों ने अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की भरपूर कोशिश की। सत्तारूढ़ अकाली बीजेपी गठबंधन के चुनाव प्रचार की बागडोर अकाली दल के अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के हाथों में थी। इस काम में उन्हें अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल का भरपूर साथ मिला। कौर केंद्र सरकार में मंत्री हैं। राज्य में मुख्यमंत्री और सुखबीर के पिता प्रकाश सिंह बादल ने अपनी उम्र के चलते एक तरह से चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। कहने लगे कि मैं इतना प्रभावित होया, कहते जी कि मेरे वास्ते तुसी ऐस करके आधा चीज़ां अज है नहीं है पार्टी ने, मैं पूरा दिलों थोड़े नाल पूरी जिंदगी ना मैंने कोई लालच है ना मैंने कुछ है। आज जिन्ना कुछ मैंने मिले पार्टी ने दिता तो मैं पूरी जिंदगी पार्टी लड़ा। वहीं विरोधी दलों ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, जन सुरक्षा और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले पर सरकार की नाकामियों को बेनकाब किया। अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए भी हजारों की भीड़ जुटी। उन्होंने अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोपों की झड़ी लगाई। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए कि आपको सत्ता में आने से रोकने के लिए राज्य की दोनों विपक्षी पार्टियां गठजोड़ कर चुकी हैं। वहीं केजरीवाल के ऊपर पार्टी का टिकट बेचने और उग्र सिख संगठनों के साथ मेलजोल रखने का आरोप लगा। रोज खड़े होकर 2-4 आदमी कुछ भी आरोप लगा देते हैं।
वो रोज हमारे खिलाफ दो चार फर्जी सीडी बना देती है। राज्य में पार्टी का चुनाव अभियान पूर्व कॉमेडियन और सांसद भगवान मान के नेतृत्व में चला। भगवंत मान मंच पर लड़खड़ाते दिखे थे। इसके बाद उनके आलोचकों ने उनकी शराब पीने की आदत को लेकर खिंचाई भी करती थी। हालांकि हर बार की तरह आपके नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के कंधों पर थी। वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इसमें उन्हें पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का साथ मिला, जिन्होंने काफी देर से कांग्रेस का दामन थामने का फैसला लिया। नवजोत सिंह सिद्धू पूर्वी अमृतसर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अकाली दल के नेताओं पर जोरदार हमले किए हैं। नौटंकी कंपनी वाला केजरीवाल साहब, मैं पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी बना दी। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जेड सिक्योरिटी ले ली। मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगले में खुद झाड़ू मारने लग गया। राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को आटा, चावल, दाल, देसी घी, चीनी और दूध वगैरह के साथ साथ लाखों नौकरियां देने का वायदा किया है। राज्य से नशे का कारोबार खत्म करने और किसानों की कर्ज माफी की बात भी राजनीतिक दलों ने की। हालांकि चुनाव प्रचार कमोवेश बड़ी राजनीतिक शख्सियतों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। राज्य में है त्रिकोणीय मुकाबला। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। राज्य में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन, विपक्षी दल कांग्रेस और पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैन्य बलों की 200 से ज्यादा टुकड़ियों को तैनात किया गया था। चुनावी मैदान में है कई नेता। चुनावी मैदान में उतरने वाले मुख्य उम्मीदवारों में पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह, पटियाला और लांबी सीट, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल शामिल हैं। अन्य प्रतिष्ठित उम्मीदवारों में वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल, कांग्रेस की टिकट से भटिंडा से चुनाव लड़ रहे बादल के भतीजा मनप्रीत सिंह बादल और जलालाबाद से आप सांसद भगवंत मान भी हैं। अब सबको 11 मार्च का इंतजार है, जब नतीजे आएंगे और नई सरकार बनेगी। श्वेता कुमारी, APN। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पंजाब में वोटिंग का टाइम बढ़ाकर 6 बजे तक यानी शाम 6 बजे तक कर दिया गया था। उधर पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कूदने के साथ ही राज्य के दलित वोटर्स की भूमिका और अहम हो गई। राज्य में दलित वोटर्स की तादाद 30 से 32% के बीच में है, जो कि राज्य में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये पूरी तरह कभी किसी पार्टी के साथ नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में तो दलितों को लेकर राजनीति एक अरसे से हो रही है, लेकिन पंजाब में दलितों ने कभी एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोट नहीं डाले। दलित वोट आमतौर पर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच बंटता रहा है। बीच में बीएसपी ने इसमें सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी एक तरफा समर्थन नहीं मिला। पंजाब के होने के बावजूद कांशीराम अपनी पार्टी को यहाँ बड़ी कामयाबी नहीं दिला पाए। लेकिन इस बार हालात इसलिए दिलचस्प हो गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। जाहिर है कि आपको जो भी दलित वोट मिलेगा वो किसी न किसी पार्टी का होगा। ऐसे में अब सभी पार्टियां दलित वोटरों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। आपने बकायदा दलितों के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया। दलित वोटरों के वर्ग। पंजाब में दलित वोट अलग अलग वर्गों में बटा है। यहाँ रविदासी दलित भी हैं और वाल्मीकि भी। देहात में रहने वाले दलित वोटरों में एक बड़ा हिस्सा डेरों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में चुनाव के वक्त ये डेरे भी अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम ने चुनाव में अकालियों के समर्थन का ऐलान किया है। महत्वपूर्ण है कि देयाबा की बेल्ट में जो दलित है वो पंजाब के दूसरे हिस्सों से अलग है। इसकी वजह ये है कि इसमें अधिकांश परिवारों का कम से कम एक सदस्य NRI है। इस नाते आर्थिक रूप से ये काफी संपन्न है। इनका असर फगवाड़ा, जालंधर और लुधियाना के कुछ हिस्सों में भी है। अलग अलग मुद्दे। फगवाड़ा के अंबेडकर सेना के हरभजन सुमन के मुताबिक फगवाड़ा और जालंधर की बेल्ट के दलित काफी संपन्न हैं। जाति को लेकर उनमें किसी तरह की हीन भावना नहीं है।
कई युवा तो अपनी कारों पर गर्व से अपनी जाति का नाम लिख कर चलते हैं। क्योंकि पंजाब के अलग अलग हिस्सों में दलितों की स्थिति काफी अलग अलग है, इसीलिए पूरे राज्य में दलित वोट कभी एक तरफा नहीं रहा। मसलन जालंधर की बेल्ट में दलितों के लिए आत्मसम्मान के अलावा ऊना और देश के अन्य हिस्सों में दलितों पर होने वाला अत्याचार एक अहम मुद्दा बन रहा है। वहीं देहात में रहने वाले सिखों के लिए नशे की समस्या एक अहम मुद्दा है। महत्वपूर्ण है कि दलितों का इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद पंजाब में दलित नेताओं को बड़े पद कम ही मिलते हैं। इस बार जरूर बीजेपी ने दलित कार्ड खेलते हुए केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले कांग्रेस ने कुछ वक्त के लिए शमशेर सिंह को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी थी। सांपला रविदासी दलित है। दोआबा में रविदासी दलितों बहुतायत में है। केजरीवाल का असर। इस बार आम आदमी पार्टी के मैदान में आने के बाद से सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी ने पंजाब में दलित सम्मेलन किए। अकाली दल भी लगातार दलितों के विकास के वादे कर रहा है। दरअसल 3 प्रमुख पार्टियों की चिंता ये है कि कहीं उसके दलित वोटरों में केजरीवाल सेंध न लगा दे। इसकी सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस को है। उसके नेताओं को लग रहा है कि कहीं दिल्ली की तरह ही कांग्रेस का वोट बैंक सीधे आपको ट्रांसफर न हो जाए। हालांकि पार्टी के स्थानीय नेताओं का मानना है कि आपके पास कोई प्रभावित दलित नेता नहीं है, इस वजह से आपको एक तरफा दलित वोट नहीं मिलेंगे। अमित यादव, एपीएन। वहीं पंजाब के राजनीतिक इतिहास में पहली बार लांबी सीट दिग्गजों के लिए नाक का सवाल बन गई है। इस सीट पर 5 बार सीएम रहे अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल को कांग्रेस के धाकड़ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनौती दे रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही बादल सरकार के लिए लंबी सीट जीतना इज्जत का सवाल है। इस सीट पर 1997 से ही बादल परिवार का कब्जा है। ये बुजुर्ग नेता प्रकाश सिंह बादल की जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। खुद बादल कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। चैलेंज किया, इनकी आदत है चैलेंज करने की। अगर बादल परिवार को है तो अपने परिवार से किसी को खड़ा करें और हमारे बेटे के किसी को और को बलि का बकरा न बनाए। तो हमने सिमरत कौर को खड़ा किया, 1.5 लाख वोटों से रहा और लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 वोटों से। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दिस टाइम हियर इन आई एम कॉन्फिडेंट थ्रू माई लाइफ। दक्षिण पश्चिम पंजाब के मुख्तसर जिले की लांबी सीट पर चुनावी मुकाबले को और कड़ा बनाने में आम आदमी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने यहां से दिल्ली के पूर्व विधायक जनरल सिंह को मैदान में उतारा है। ये वही जनरल सिंह है जिन्होंने 1984 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलने में हो रही देरी के विरोध में 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर जूता फेंका था। लांबी प्रकाश सिंह बादल की 1997 से ही पारंपरिक सीट रही है, लेकिन कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह अपनी पारंपरिक सीट पटियाला से भी चुनाव लड़ रहे हैं और आश्वस्त है कि लांबी में वो बादल को मात दे देंगे। मैं अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कह चुके हैं, ये जरूरी है कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल हरन और मैं प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़न को तैयार है। आई विल फाइट पटियाला एंड आई विल ऑल्सो फाइट लंबी इफ माई हाई कमांड वांट्स, ताकि इस बादल में असीं दब के छड़ी है। बथेरा कर लिया उसने नुकसान साडे पंजाब का। आप प्रत्याशी जनरल सिंह का ध्यान निजी स्तर पर लोगों से मिलने और छोटी सभाएं करने पर रहा। जनरल का दावा है कि लोग अकाली दल नेतृत्व की जातियों और कांग्रेस से आजिज आ चुके हैं और उनकी जीत तय है। देखो बात दी गल है की होएगा पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन जिस तरह ना लोग घबरा गए है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਘਬਰਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਲੰਬੀ भी गई। तगड़े मुकाबले की वजह से इस बार प्रकाश सिंह बादल को लांबी में ज्यादा समय देना पड़ रहा है। साफ है कि बादल अपनी जिंदगी की आखिरी राजनीतिक लड़ाई गंवाना नहीं चाहते। श्वेता, एपीएन, दिल्ली। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।